अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है आज, और हमने आज कोशिश की कि तमाम सियासी जमातों से हम ख़वातीन रिप्रेजेंटेशन ले सकें और उनसे बात कर सकें कि पाकिस्तान इस हवाले से आगे कहाँ पर जा रहा है। मुल्क में मुख्तलिफ जगह पर तकारीब का तो अहतमाम किया गया, औरत मार्च की तकारीब मुख्तलिफ शहरों के अंदर हुई, लेकिन उसके अलावा पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं ख़वातीन के साथ पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ पर हिसाब किताब में उसको कहूँगा, चले मैं जुल्म जबर नहीं कहता उसको, जो किया चलता रहा सब मामला, वो विजुअल्स वो सबके सामने है जो मामलात यहाँ पर हुए। और उसका कितना मतलब आज वादे तो बहुत सारे किए गए। आज मरियम नवाज साहिबा अच्छा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया और वहाँ पर उन्होंने एक ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन को हरासा करने के हवाले से एक बयान दिया। बड़ा ज़बरदस्त बयान है, ज़रा देखें फिर इस पर बात करते हैं। ये जी ख़वातीन को हरासा करना, मरियम साहिबा कह रही हैं कि उनकी रेड लाइन है। बात तो उन्होंने बहुत अच्छी की है, हर दिन ख़वातीन का दिन होता है, उन्होंने ये भी बात बहुत अच्छी की है। लेकिन जो सियासी कैदी हैं इस वक्त, एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ नेमली, उनकी जो ख़वातीन जेलों में हैं, उनको जो विजुअल्स हम देखते रहे, जिस तरह से उन्हें पकड़ धकड़ की गई। कमल शौज़ब साहिबा, आज हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, अब लेकिन वो चूँकि सिंस शी इज़ इन हाइडिंग तो उनसे बात नहीं हो सकी। उनका बयान जो आज आया, वो उन्होंने कहा कि हमें अपनी इज्जतों का खौफ आता है पुलिस से, हमें इस चीज़ से खौफ आता है कि पाकिस्तान की आम औरत बाहर निकलेगी तो उसे डंडे पड़ेंगे, उस पर शेलिंग होगी, उसे घसीटा जाएगा। ये सब कुछ हो भी चुका है। तो मरियम साहिबा जो कह रही हैं कि उनकी रेड लाइन है, तो ये सिर्फ लिप सर्विस से तो रेड लाइन ख़त्म नहीं ना हो सकती। मतलब उसको क्रॉस करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन तो नहीं हो सकता। या फिर उनका ये ख्याल है कि सिर्फ जो उनके साथ ख़वातीन है, उनकी जमात को जो सपोर्ट करें, सिर्फ उनको हिरासा करना रेड लाइन है, तो बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर आज वज़ीर आज़म साहब ने भी आज खिताब किया एक तकरीब से, वहाँ पर दीगर वज़रा भी मौजूद थे, वहाँ पर भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की गई। बट एट द वेरी सेम टाइम दिस इशू रिमेन्स एट द सेंटर कि बहुत सारी ख़वातीन अब भी जेलों के अंदर मौजूद हैं और अदालतों से जो उनको एक बड़ा बेसिक उनका लीगल राइट है कि उनको ज़मानतें मिलनी चाहिए थी, कुछ रिलीफ जो मिलना चाहिए था, नहीं हुआ, जो कि फ़ैसले हमारी मुअज़्ज़ज़ आला तरीन अदलिया के मौजूद भी हैं। चीफ जस्टिस साहब ने भी एक तकरीब से खिताब किया। चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बात कर रहा हूँ, काजी फ़ायज़ ईसा साहब की। उन्होंने कुरान पाक के बहुत से हवाले दिए, बहुत सारे अंबिया की बात उन्होंने उनका तज़किरा किया, उनकी कि कुरान में ख़वातीन कौन कौन सी ख़वातीन का जिक्र है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि सूरह मरियम जो है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी, उनके नाम पर तो एक सूरत है, और वो मतलब ही वाज ट्राइंग टू एम्फसाइज कि औरतों का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। और ये कोई इत्तफाक नहीं है कि कुरान भी इस पर इतना स्ट्रेस करता है, और हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि ख़वातीन माशरे का एक मतलब उतना ही अहम हिस्सा है जितना कि मर्द हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम अदालतों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुक़य्यद ख़वातीन और उनको मुल्क के कानून के मुताबिक अगर जो रिलीफ यहाँ पर मिल सकते हैं, आम बंदे को जो मिलने चाहिए और ख़ातून को तो ज़्यादा मिलने चाहिए, ये हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया के फ़ैसले वो नहीं मिले, उन पर भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब आज बात करना भूल गए थे। अच्छा, उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि आज प्रोग्राम के अंदर जो मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए, उनको मिलना थी, वो नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि वो बाकी पार्टीज़ के अंदर बांट दी जाए। वो अजीब व गरीब किस्म का इस्तदलाल है, इस पर तफसील से तो बात करनी है, लेकिन एक बात यहाँ पर फिर ख़वातीन डे के साथ उसको कनेक्ट करके, और वो ये है कि एक आपका आइन ये कह रहा है कि जो जमात जितनी नशस्तें जीती है उसकी प्रपोर्शन के हिसाब से जिन लोगों का मैंडेट है उन लोगों को मखसूस नशस्तों पर ख़वातीन को आने दिया जाए। यहाँ पर आज कौमी असम्बली के अंदर क्या हुआ, उसमें लीगल पॉइंट्स तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक जमात जिसके लोगों को वोट दिया अवाम ने और उनका मैंडेट था कि उनकी नामजद की करदा जो है ख़वातीन, जो कि पहले चले नॉमिनेशन पेपर्स में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नॉमिनेशन पेपर्स में नहीं थी, लेकिन टेक्निकलिटी की बुनियाद पर उनको सिर्फ नहीं करने दिया, और दूसरी पार्टी जिसका ना कोई इन वोटों के साथ लेना देना, ना उन जीते हुए लोगों के साथ कुछ लेना देना, उन्हीं को उठा के मतलब फिर अगेन वही वाली बात जो मैं पहले अर्ज कर रहा था, मरियम नवाज साहिबा जो बात करती हैं, या फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की, या चीफ जस्टिस साहब ने बात की, या फिर खुल के ये बात हो जाए कि ये बात माइनस द वुमेन फ्रॉम वन पार्टी हो रही है, बाकी जितनी ख़वातीन, हाँ उनके हुकूक के लिए हम बिल्कुल लड़ाई भी करेंगे और उनके हुकूक के लिए हम आवाज़ बुलंद करेंगे, अच्छे अच्छे बयान देंगे, लेकिन यहाँ पे जब मामला अगर सिर्फ तहरीक इंसाफ तक आएगा तो फिर वहाँ पे हम इस मामले में कुछ नहीं कर रहे। ये अगेन जो आज हल्फ उठा लिया, और फिर अगेन पेशावर हाई कोर्ट ने मना किया कि अभी उस पर एक लार्जर बेंच बनाया जाए, और फिर बहुत सारे सवाल आते हैं, उनके जवाब वो लार्जर बेंच आंसर करे उनको, कि उससे पहले जितनी जल्दी थी कि दौड़ के हल्फ
उन मखसूस नशस्तों पर जो इन जमातों का हक नहीं है आज हल्फ दिलवा दिया गया। वो हल्फ गैर आईनी है या नहीं है, ये सब मामला। और इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो एहतजाज करेंगे अगेन, एक तो फॉर्म 45-47 वाला मामला वो आपके सामने है, जो धांधली के इल्ज़ाम हैं वो आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45-47 अपलोड किए और उसमें क्या क्या कमाल किस्म के नमूने देखने को मिले वो भी आपके सामने है। और फिर उसके अलावा ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला ये भी आपके सामने है। तो इन सब मामलात पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक से तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमें वक्त देंगे। उनसे पूछेंगे कि वो जो उनका इरादा है मार्च करने का, उस पर भी पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा जो पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज करना चाहती तहरीक इंसाफ, उस पर मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि आई विल बी रुथलेस, मैं बख्शूंगी नहीं जिसने कुछ करने की कोशिश की। हालांकि हुकूमतों का काम होता है बातचीत करना, मतलब ये दिस इज अ वेरी हार्ड स्टेटमेंट। ब्रेक के बाद इस पर बात। वेलकम बैक जी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद के ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और गैर मुस्लिमों की, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबरान हैं उनको नहीं मिल सकती क्योंकि उन्होंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं थी करवाई। वो टेक्निकलिटी है उसकी बेस के ऊपर, तो लिहाजा ये बाकी जमातों के को बांट दी जाएंगी नशिस्तें। और आज उनमें से बहुत सारे आपने देखा, नेशनल असम्बली की हद तक हम बात करें तो वहाँ पर हल्फ भी उठा लिए उन ख़वातीन ने जिनका ताल्लुक उन पार्टियों से है कि जिनके ये जो जीते हुए लोग थे ये इनकी पार्टी को मिलनी थी सीट्स, लेकिन ये उन पार्टीज को मिल गई जिनका इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। एनीवेज, अब तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि ये चूंकि पेशावर हाई कोर्ट ने इस पर एक तो फैसला दिया, इस पर उसको स्टे किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर एक लार्जर बेंच बनाया जाए जो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेगा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला क्या तमाम मुल्क पर अप्लाई होगा या नहीं होगा। आज अटॉर्नी जनरल साहब क्या कह रहे थे नेशनल असेंबली में, जरा वो सुन लीजिए पहले। Therefore, as far as the Peshawar High Court's decision is concerned, it surely applies to the reserved seats which are allocated to the province of Khyber Pakhtunkhwa, but it cannot apply under the constitution to other provinces because, as I said, the reserved seats for women are allocated or allocatable to each of the provinces separately. नहीं जी, ये पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म जो है सिर्फ उसी सूबे तक वो महदूद है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक आइनी पिटिशन है जिसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब भी लार्जर बेंच ने देखना है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आइनी पिटिशन जो है, आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो तो इट स्प्रेड्स अक्रॉस द कंट्री। अब एक आइनी पिटिशन क्या सिर्फ एक सूबे तक रहती है? यूं तो नहीं होता। बहरहाल इस सब मामले पे मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हाफिज एहसान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वक्त दिया है। कैसे मजाज है सर? जी अकबर भाई, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी याद। अच्छा हाफिज साहब, ये मुझे बताइएगा कि एक मेरे जहन के अंदर ये बात आती है, वो ये कि फर्ज कर लें थियोरेटिकली ये पॉसिबल है ना कि 269 की 69 सीटें आजाद जीत जाते? मुमकिन है ना सर थियोरेटिकली? बिल्कुल मुमकिन है। 266 जी, 66 चले तो 66 के 66 वो जीत जाते, तो फिर उसके बावजूद चूंकि उनका ताल्लुक किसी पार्टी से ना होता और ये बाकी पार्टियां सारी बाहर बैठी होती, लेकिन इलेक्शन कमीशन का इस्तदलाल ये है कि ये सीटें उठा के फिर भी हमने उनको ही दे देनी थी, यही बनता ना इससे तो मतलब। अच्छा अकबर भाई, दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो फैसला किया है उसके अंदर जो 4 तारीख को आया है उसके अंदर दो चीजें आई हैं। एक उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट का और रूल 92, 93, 94 के मुताबिक, और इन सब चीजों को पेशावर हाई कोर्ट ने भी देखना है। नहीं, एक जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो इनएलिजिबल है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि ये सीट जो हैं उनको दे दी जाए कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज। अब इस हद तक ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है ये लीगली गलत है, इनकरेक्ट है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, क्योंकि ऐसी पार्टी जो ऑलरेडी जनरल सीट्स के अंदर अपना प्रोपोर्शन ले चुकी है उसको ओवर एंड अबव जो है वो नहीं दिया जा सकता और ये फैसला सस्टेन नहीं करेगा। और चाहे ये हाई कोर्ट के अंदर इसको सेट असाइड किया जाएगा और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाएगा तो इस हद तक ये है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज एंटाइटल्ड या एलिजिबल है, तो ये फैसला उन पार्टीज के खिलाफ आएगा और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आएगा। जहां तक पहली वाली बात है कि ये SIC जो है वो इनएलिजिबल है, वो मेरी अपनी एक लीगल राय ये है कि वो बिल्कुल इनएलिजिबल है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा,
जिसने अपने प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं लड़ा, जिसने लिस्ट जमा करवाई, और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग के लिए चलिए मैं पूछना चाहता हूं और लीगली पॉसिबल नहीं है। सर जी, सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले हैं जहां पर ये उसूल भी तय हुआ है कि प्रोसीजर ऊपर नहीं होगा, सब्सटेंस को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। यहां पर सब्सटेंस क्या, ये किसको नहीं पता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो लोग शामिल हुए हैं वो क्यों शामिल हुए हैं, उनको बल्ला नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला था, और अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बैक्ड कैंडिडेट्स थे, उस पार्टी को वोट मिले हैं, वो यहां पे आई। और फिर अगेन 2019 की एक एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, वो केपी की, जो वहां पे 4 आजाद लोग बीएपी में शामिल हुए। अगेन फिर टेक्निकलिटी में मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं सब्सटेंस की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये कहते हैं, आप प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर तो सब्सटेंस जमहूरियत है ना सर। मैं प्रोसीजर की बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद जो स्टैट्यूट बना है उसकी बात कर रहा हूँ, और उसके नीचे रूल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी एसआईसी इनएलिजिबल है, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक भी इनएलिजिबल है, और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक भी इनएलिजिबल है। ये तीनों चीजें इकट्ठी, ये हो नहीं सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन अकबर अलाउ करे और रूल मेकिंग जो है वो उसको डिसअलाउ कर दे, या स्टैट्यूट उसको डिसअलाउ कर दे। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में लड़के आई है, सिंबल्स पे आई है, उसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है तो उसको सीट मिलेगी। अगली चीजें बात की है कि उसने लिस्ट फाइल की हो, उसके कैंडिडेट्स आए हो, वो हो गया आपके ख्याल में, चीज है। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं। आपकी राय के अंदर जब पेशावर हाई कोर्ट उसके ऊपर एक उन्होंने एडजुडिकेट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक लार्जर बेंच, और ये तमाम वही आर्टिकल 51 इलेक्शन एक्ट का 107, 104, 102 जो भी हैं, और उसके अलावा ये कि पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कहां तक है, गो कि ये एक आईनी पिटीशन है, कीपिंग इन माइंड, तो उस पर उन्होंने अब लार्जर बेंच को उन्होंने कहा कि वो देख लेते हैं। तो वो पंजाबी में कहते हैं काली की पई हुई सी आज हल्फ लेने की, और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले कह रहे हैं कि यार सबर कर लें, रोक लें इसको, वो रोका भी जा सकता था। वो कहते हैं हाई कोर्ट को टेक्निकलिटी है ना। देखें अकबर, पॉलिटिकली बात तो बिल्कुल मुनासिब ये है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाना ही नहीं चाहिए था, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया था तो ये कहते जी हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा यही बनता है, जो हमने ले लिया है, हमें इन सीटों की जरूरत नहीं है, ये आप जाने, ये एसआईसी जाने और इंडिपेंडेंट जाने, ये मच बेटर था। और मेरा ख्याल है कि इससे एक अच्छी चीज क्रिएट होनी थी कि हर मामले के अंदर जो हडल नहीं की जानी चाहिए। अब दूसरा उसकी तरफ जो आपने इशारा किया है कि एसआईसी ने अकबर ये ऑर्डर एक जगह चैलेंज नहीं किया, उन्हें भी पता है इस चीज का कि चूंकि ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये नेशनल असेंबली की तो है, ये प्रोविंशियल असेंबलीज की है, लेकिन ये सूबों को एलोकेट की गई है। मतलब पंजाब की अपनी सीट्स है विमेंस की, रिजर्व्स की, प्लस जो आपकी प्रोविंशियल असेंबली है, इसी तरह केपीके की अपनी रिजर्व सीट्स है विमेन की, और उसके बाद आपका जो प्रोविंशियल सीट्स है। तो हाई कोर्ट की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी होल्ड भी कर चुकी है, और आपको याद होगा कि जब रिटर्निंग ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया था, और मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी ऑब्जर्व किया था कि हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अपने ही रिटर्निंग ऑफिसर तक थी, उनकी जुरिस्डिक्शन, लेकिन अफसर कंसीडरिंग ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन का फैसला है, और वो ऑर्डर आपको पता उसी दिन सस्पेंड भी हुआ था। मैं अर्ज कर रहा हूं सर, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये एक आईनी पिटीशन है, आइन तो इट स्प्रेड्स ओवर ऑल कंट्री, इट अप्लाइज टू ऑल कंट्री। चाहे ये आईनी पिटीशन है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन आपकी आर्टिकल 199 के नीचे है, वो तो आपकी टेरिटोरियल है ना जी। अब सिंध हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सिर्फ सिंध के अंदर कॉज ऑफ एक्शन के लिए अप्लाई करेगा, उसको दूसरे प्रोविंस के अंदर आप नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एक सवाल सर आपसे पूछना चाहता हूं, तो वही है जिनको पॉइंट्स को आपने रेज किया है, लेकिन वो कोर्ट ने डिसाइड करना ना अभी सर, केपीके के हद तक है, उस तक वो फैसला करने की जुरिस्डिक्शन है। और पेशावर हाई कोर्ट बताएगी ना, पेशावर हाई कोर्ट इस पर भी तो फैसला करेगी ना सर, करे तो जजेस ने इसको रिस्ट्रेन शो किया था। पेशावर हाई कोर्ट इस बात पर फैसला करेगी ना कि ये जो हमने फैसला दिया है, चूंकि ये एक आईनी पिटीशन है और लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ द कंट्री, तो ये पूरे मुल्क पे आता है। अब मैं सिर्फ सवाल मेरा वही आता है सर, विमेन सीट्स केपीके स्पीकर नेशनल असेंबली पे बाइंडिंग है, वो नहीं ले सकता जो केपीके की खवातीन है। अच्छा, मैं अब पहले नेशनल असेंबली के हवाले से आपसे पूछ रहा था, चलें अब मैं उसको पंजाब में ले आता हूँ। वो सवाल वही रह जाता है, फर्ज कर लीजिए कि पंजाब के अंदर, और चूंकि थ्योरेटिकली पॉसिबल है, तमाम सीटें आजाद जीत जाते और सिर्फ 3 सीटें मिलती इन 3 पार्टियों को जिनमें बांटी गई हैं। एक जीती होती पीएमएलएन ने, एक पीपल्स पार्टी ने जीती होती। मेरी अर्ज सुन लेना सर, वो ठीक हो गया। मैं वैसे आपसे अर्ज कर रहा हूं, अगर ये इलेक्शन कमीशन का जो इस्तदलाल है, अगर पंजाब पे चलें इसको अप्लाई कर देते हैं, तमाम आजाद थ्योरेटिकली जीत सकते हैं, वो जीत जाते हैं। अच्छा, उसके बाद वो सीट नहीं है,
तो जब बात ही गलत है तो हमें उस पर हाइपोथेटिकल जाना ही नहीं चाहिए। उन्होंने गलत किया है, नई सीट्स देनी चाहिए पीपल्स पार्टी को और ना JUI को जी, और ना MKM को। अच्छा सर, वो अभी पिछले दिनों चूंकि हमारा तो खैर इट्स आवर फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वैसे तो वीक में वो हो गई है डेवलपमेंट, वो जो हमने देखा है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जो रेफरेंस था उस पर जो फैसला तो नहीं, मतलब फैसला ही कहने चले उसको, जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उस पर, मैं फैसला आया उसके ऊपर, फैसला वो रिवर्स तो नहीं ना होगी सर सजा, मैं इस वजह से कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, चले फैसला ही है, सही है। मैं सिर्फ एक चीज़ वैसे मेरे दिमाग के अंदर आती है कि यहाँ पे जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को सजा मौत के बाद, यहाँ पे भुट्टो साहब को मौत के बाद इंसाफ, बड़ी अच्छी बात है, चलें एक पुराना निकाल लिया, लेकिन आज के भी तो बहुत सारे मामला चल रहे हैं। उस पर आपके ख्याल के अंदर ये वाला ठीक है, पुराना वो ड्यू पड़ा हुआ था जरदारी साहब के दौर का ये रेफरेंस, लेकिन जो आज मामला चल रहे हैं, जो आज शिकवे शिकायतें होते हैं, उन पर थोड़ा प्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए कोर्ट को, मेरे पूछने का और सवाल मेरा एग्जैक्टली ये है। ये क्या कि वो फौत हो गए उसके बाद सजा दे दें, वो फौत हो गए तो फौत होने के बाद उनको इंसाफ दे दें। देखें, बिल्कुल होना चाहिए। पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के अंदर अगर आप इंस्टेंट, फेयर और अकॉर्डिंग टू द लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन फैसला नहीं करेंगे तो उसके दो इम्पैक्ट आएंगे। एक तो ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अनसर्टेनिटी है वो चलती रहेगी, और दूसरा उसके अंदर ये है कि मुआशरे के अंदर एक अनरेस्ट आएगा कि इस मुल्क की अदालतें जल्दी फैसला नहीं करती कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं आपको बताऊं, मैं 12 इस चीज को कह चुका हूं कि अगर पिछले 2.25 साल के अंदर जो केसेस सुप्रीम कोर्ट से किए गए थे, अगर उन्हें टाइमली सेट किया जाता, उन केसेस को डिसाइड किया जाता, एग्जीक्यूट किया जाता, तो शायद हम इस लीगल या पॉलिटिकल मेस के अंदर ना आते जो आज हम इसमें आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम है इंस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला करे। एकेडमिक बात नहीं है कि लंबी लंबी 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने वो केस चलाएं। और दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि जब भी उनके पास वो केस आए, अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी आया है कि जो भी आए उसको 14 दिन के अंदर फिक्स करें और उसके बाद एक फैसला करें। ये तो मुमकिन नहीं है कि मेरा एक ग्रीवेंस है और या मेरे मरने के बाद आए या मेरा उसको एडवांटेज। अब देखना कि ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, अगर उन्होंने वोट ले लिया है, उन्होंने वोट कास्ट कर लिया है, तो उसका फिर मतलब ये है कि वो काम तो हो गया ना। अब बात के अंदर ये है कि किस हद तक गलत है या किस हद तक ठीक है, और अगर बाद में अगली बहस आ जाएगी कि ओथ ले लिया है तो इसके बाद ये रिवर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, किसी भी किस्म की किस्म की चीज। मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि कोई पता नहीं है सर, इस तरह की एक बेहुदा किस्म की बहस में भी पड़ जाए, उसको तो रिजॉल्व होना चाहिए था कि यार कि एक ऐसी चीज जो गलत होने जा रही है या हो गई है या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, तो ये कर देते कि हम वेट कर लेते हैं, हमारा फैसला अगर चैलेंज नहीं होगा 30 दिन के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि इन रिजर्व सीट से आपकी मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट या ब्रेकिंग ऑफ गवर्नमेंट वाली तो बात ही नहीं है। अच्छा ठीक हो गया, भी बन गया, चले आगे थोड़ा सा आगे आते हैं सर जी। इस तरह मैस क्रिएट करने की ट्रू जरूरत तो कोई नहीं थी, लेकिन वो बार वो करते जा रहे हैं पिछले साल डेढ़ से, उनका काम ही ये नजर आ रहा है। वो जो क्या था, वो गालिब ने जो कहा था कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हमारे यहाँ पे भी यूं ही कोई अदालती सिस्टम मामला चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की आपने बात की, कानून की आपने बात की, लास्ट क्वेश्चन, आज औरतों का आलमी दिन है, उसके हवाले से वो जो एक जमात कहती है कि जनाब हमारी औरतें 9 महीने से जेल के अंदर हैं, वो उसको मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाता, मैं सिर्फ आपसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इस बात पर जानना चाहता हूं कि 9 महीने बगैर जमानत के एक अदालत से 16 दफा उनको रिजेक्ट करना उनकी जमानतों को, ये कानून के मुताबिक है? आप साहब औरतों के आलमी दिन के हवाले से बात हो रही तो चलें। देखें अकबर, मैं आपको एक चीज बताऊं कि किसी भी मुल्क के कानून के अंदर जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो औरतों को दिया जाता है, और उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी लॉ के अंदर मौजूद है बेल की हद तक, हमारे यहाँ भी। लेकिन पहले आप तो ये तो देख लें कि क्या वो उनके लॉयर्स ने अडॉप्ट भी किया है या नहीं किया है जी। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें जो है वो हम सिर्फ अदालत के ऊपर क्रिटिसिज्म के अंदर कर देते हैं और एक्चुअली ग्राउंड्स का पता नहीं होता। ना सर ऐसे ना करें, ये ना कहें आपके 9 महीने से किसी को पता ही नहीं चला कि, और वो गलत ना। मुझे ये बताएं कि कोई किसी खवातीन का मामला जो है जैसे मुझे बताएं 15 दफा हद तक गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिले किया हो, अगर हाईकोर्ट में जाता है, हाईकोर्ट नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट आ जाए। लेकिन ये कहना इस चीज के अंदर के जी सारा कुछ जो है वो गलत हो रहा है, ये भी मेरा ख्याल है कि लीगली बात बोला। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना एक पिटीशन पड़ी हुई है कि जो बुनियादी इंसानी हुकूक का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनश्राइंड है और वो लोगों को मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गई हुई है, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट उसको बैठी हुई है, रख के बैठी हुई है, देखते हैं कभी सुनना होगा तो देखी जाएगी। नहीं, जल्दी फैसले होने चाहिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होना तो बड़ा कुछ चाहिए, क्योंकि मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। चलें,
अब मैं सर थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। आपका ब्रेक पे हमने जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वैसे पीटीआई ही है, लेकिन उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दूसरी पार्टीज़ को मिल गई। पंजाब में भी आज नेशनल असम्बली में भी हल्फ भी उठा लिया वो उन नशिस्तों के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के इस्तदलाल के मुताबिक उन पार्टीज़ को मिलनी चाहिए उस कोटे की बेसिस के ऊपर जिनके वो उम्मीदवार जीते ही नहीं हैं। बहरहाल खैर, अब उस पर आगे वे फॉरवर्ड आगे क्या होना है ये देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीगल एस्पेक्ट्स तो उसके हमने बात की है। मरियम नवाज साहिबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला, वो आज बिलावल भुट्टो साहब के साथ बैठी हुई थी। जो उन्होंने प्रेस टॉक की, उन्होंने एक बयान दिया। मतलब इज इट द वे फॉरवर्ड, शुड इट बी अ वे फॉरवर्ड? हो सकता है कि इस तरह का प्लान? प्लीज़ ज़रा सुनिए। पहले हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सूबाई वज़ीर पंजाब से रमेश सिंह अरोड़ा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। दो सवाल सर, एक तो ये है कि आपके ख्याल में, ज़ाती ख्याल के अंदर इलेक्शन कमीशन का जो ये लॉजिक है, हमें तो किसी को समझ नहीं आ रही। मोस्ट प्रॉब्ली ये कोर्ट्स में इसको उड़ा दिया जाए, हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आपके ख्याल में पंजाब के अंदर भी आज अक़लियती मेंबरान ने भी उन सीटों पर हल्फ उठा लिया कि जो बनता नहीं था उनका हक, वो तो इलेक्शन कमीशन के उसके मुताबिक ये होना चाहिए था सर आपके ख्याल में, या नुमाइंदगी उनको मिलनी चाहिए कि जिनका मैंडेट था? नहीं। क्या बात कर रहे हैं? देखें नहीं कैसे, क्या किसी ने कोई ज़बरदस्ती की है या कोई ज़बरदस्ती जाके इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन लेके आ गया? ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने इलेक्शन आज़ाद हैसियत में उनके सब मेम्बरान ने इलेक्शन लड़ा और बाद में उन्होंने कहा जी हम तो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बन गया या जो भी है, कुछ हमारे पास भी आए हैं, उनमें से ये नहीं कह सकते कि सारे उनके थे। बट जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हामिद रजा साहब है, क्या वो अपनी पार्टी के उस पर निशान पे इलेक्शन लड़ा? नहीं। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्या कोई प्रायोरिटी लिस्ट दी थी? नहीं। इलेक्शन जो एक्ट है वो ये कहता है कि आपने जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए हैं, सिक्रूटनी जब हो रही है तो उससे पहले आपने अपने पार्टी ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सबमिट करवानी है। अब सारी सबमिट करवाई और ये पाकिस्तान तहरीक मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरे आपने मुझसे सवाल पूछा, मुझे जवाब तो देने की। एक तो अखलाकी तौर पे मैं आपसे उसका पूछ रहा था, दूसरा सर उसमें देखें लीगल आर्गुमेंट। मैं बड़ा सिंपल सा आपसे सादा सा एक सवाल पूछ लेता हूं। ये सारी चीजें हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी की हैं, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल है कि पंजाब की तमाम नशिस्तें आजाद अरकान जीत जाते सिवाय एक सीट के पीएमएलएन को मिलती। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हो सकता था ना, हो अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो इस नतीजे के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया इसके मुताबिक तो ये होना चाहिए कि सारी सीटें कोई आज़ाद जीत जाए, लेकिन एक सीट जीतने वाली जमात को उनके तमाम मखसूस नशिस्तें, औरतों की भी अक़लियतों की भी, वो उनको पकड़ा दी जाएं। ये होना चाहिए सर। देखिए, ये उन्होंने प्रोरेटा बेसिस पे की है। सर्टेन उनके एक अपना तरीक़ाकार है जो इलेक्शन एक्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दर्ज है। उन्होंने कोई हवा में बात तो नहीं की, उन्होंने कोई उनकी अपनी वेम्स तो नहीं थी कि हमने फलां को देनी है, डमका को देनी है। ये जो उनका तरीक़ाकार था, उस तरीक़ाकार के मुताबिक उनकी जो जब उनकी कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं आई, क्या इनको किसी ने मना किया था कि ये जो दूसरी जमात थी उस जमात के पास जाते हैं जिस जमात की ऑलरेडी प्रायोरिटी लिस्ट सबमिट हुई थी? जमात इस्लामी से भी बात कर रहे थे, जो दूसरी जमात है जमात वादुद मुस्लिमीन वाली, उनसे भी ये बात कर रहे थे, लेकिन ये उस जमात में गए जिस जमात की प्रायोरिटी लिस्ट थी नहीं। जब उनकी प्रायोरिटी लिस्ट ही नहीं है तो आप क्यों एक नई रीत और रवाज के लिए आप बिला वजह के मनफी प्रोपेगेंडा करके वही वाली बात उछल कूद कर रहे हैं, और उछल कूद करके आप ये चाहते हैं कि आपको मौका मिल जाए इस तरीके से आपको मीडिया पे। लेकिन 2019 में सर ये हो चुका है, उसको इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। 2019 में ये हुआ था कि 4 लोग, वो शाहजी गुल आफरीदी, बिलाल आफरीदी वगैरह, वो 4 आज़ाद हैसियत में जीते, बाप पार्टी में गए, वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि हमारे 4 के मुताबिक एक मखसूस नशिस्त खवातीन की मिलनी चाहिए। दे भी दी इलेक्शन कमीशन ने उनको। ये अपना उसूल है इलेक्शन कमीशन का बाज़ा करना। अब आप देखिए, अब आपने खुद बात की, क्या उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पहले बनी हुई थी, सबमिट हुई थी इलेक्शन कमीशन को? नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक जो खातून नाम मिला था उनको लिस्ट के मुताबिक नहीं था। मेरी बात सुन लीजिए ना, अगर ये किसी ऐसी जमात में जाते जिस जमात की ऑलरेडी प्रायोरिटी लिस्ट होती तो उनकी एक लिस्ट अपनी एग्जॉस्ट हो जाती, इनको नंबर मिल जाता। अच्छा, इसको आगे बढ़ाएं सर बात, थोड़ा सा आगे। किसी ऐसी जमात में जा रहे जिसने इलेक्शन ही लड़ा,
अच्छा, उसका हम क्या कर सकते हैं? मैं तो या इस आप वजह क्या से, कर चूंकि सकते हैं? सर ये तो अदालतों ने अब आगे डिसाइड करना है ना, मैं तो आपसे एक अखलाकी तौर पे पूछ रहा था कि मतलब क्या लेनी चाहिए बाकी पार्टीज को ये नशिस्तें कि नहीं, लेकिन इसको चले आगे चलते हैं, तो कोर्ट्स के अंदर डिसाइड आप किन के लिए इखलाकियात की बात करते हैं? जिन्होंने इखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी, जिन्होंने इखलाकियात का बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन की। आप तो रखे ना यार, उनमें नहीं है। मैं तो आपसे तवक्को कर रहे हैं हम लोग। ना मैं तो बड़ा है ना सर, कूल हूं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। नहीं, मैं भी बात, मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि उनके लिए अखलाकियात ना रखें, लेकिन यहां पर सवाल तो आपके कांधों पर आता है ना कि यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉरल आपकी जमात के उस पर या फिर पीपल्स पार्टी पर या फिर एमक्यूएम पर आती ना, कि आप लोग उससे अगर इनकार कर देते हैं कि नहीं यार ये बनता नहीं है, कोर्ट को फैसला करने दो, तो इलेक्शन कमीशन का फैसला उसकी क्या वक़्त रहनी थी? नहीं, ये क्या बात हुई? हम तो हम कानून से हटके को काम कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। ठीक है। और देखिए इखलाकियात की जहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने कौन सी इखलाकियात की या रवादारी की या आपस में रख रखाव की बात की? इनको तो हमने पहले कहा था आए मिलके बैठ के इस मुल्क के अंदर खुशहाली के लिए काम करते हैं। इन्होंने क्या जवाब दिया? क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा ही प्रोपेगेंडा है, इनका एजेंडा ही मुल्क के अंदर बदअमनी लाना है, इनका एजेंडा ही हर टाइम लड़ाई झगड़ा करना है, इनका एजेंडा ये कि मुल्क के अंदर कोई ना कोई इस वक्त एक नेगेटिव चीज़ नैरेटिव लेके चलते रहो, ताकि मुल्क के अंदर ये मीडिया के अंदर इनको एक टाइम मिलता रहे, हाइप क्रिएट होते रहे। सोशल मीडिया पे जिस तरह का तूफान बदतमीजी है, मुझे बताइए हम इनके साथ सब देखिए सारी पोलिटिकल पार्टीज, बीबी साहबा ने आज क्या कहा? बीबी मरीम का यही था कि जो सीरियस कार्टून नेटवर्क चाहते हैं। वैसे आप ये बताएं रमेश साहब, मतलब हुकूमतों का काम यूजुअली होता है, हमने देखा भी है, हुकूमतें जो है ना दे मूव फॉरवर्ड एंड से कि चले उनका होता है कि मतलब वो फर्ज होता है बल्कि उनका कि वो थोड़ा सा गिव करती हैं और अपोजिशन ऑब्वियसली मतलब वो टेकिंग एंड पे ज्यादा होती है। जमहूरी रवायात के मुताबिक यूं ही है, चलें वो ना भी हो मामला, लेकिन वही अगेन कार्टून नेटवर्क है। मैं आपको एक और सर स्टेटमेंट कल की है, जरा प्लीज सुन लीजिए। मैं सिर्फ इस सेंस में पूछना चाह रहा हूं कि आगे तो फिर ये कुछ हालात अच्छे बनते नजर नहीं आ रहे, वो दिखाएं जी जो अपोजिशन के हवाले से, वही रमेश साहब भी जो बात करें, मरियम बीबी ने भी उसी तरह की बात परसों की थी। अरोड़ा साहब एक मतलब कार्टून नेटवर्क उन्होंने कह दिया अपोजिशन को, और हारा वो माइंडसेट मतलब बेबुनियाद तो नहीं है बातें। अगर फॉर्म 45-47 की बात कोई कर रहा है, कोर्ट्स ने डिसाइड करना है, मखसूस नशिस्तों की बात है, कोर्ट्स ने डिसाइड करनी है, तो उससे पहले कार्टून नेटवर्क और फिर रूथलेस, सर दिस इज अ वेरी हार्श वर्ड अरोड़ा साहब, रूथलेस। भाई आप मुझे ये बताइए, हाउ वुड यू जस्टिफाई, क्या वो किसी के बेटे नहीं है? क्या वो किसी के बाप नहीं थे जिनको आपने पत्थरों से मारा, जिनको आपने डंडों से मारा, जिनके आपने सर फाड़ दिए सिर्फ इसलिए कि कानून के मुताबिक वो जा रहे थे इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए? आपने सरकारी अमलाक को जलाया, आपने सरकारी गाड़ियों को जलाया, आपने रियासती अदारों के ऊपर आपने अटैक किया, आपने शहदा के खुतबे जलाए। तो ये कौन सा माइंडसेट है? इस माइंडसेट को आप क्या नाम देते हैं? इस माइंडसेट के लिए आपके पास क्या है? नहीं, अभी ये जो लास्ट एहतजाज हुआ है सर जी, पिछले हफ्ते जो लास्ट ये इधर जीपीओ चौक में जो एहतजाज हो रहा था, वहां पे तो सारे बिल्कुल पुरअमन थे और बड़े सुकून से बैठे थे, उसके बावजूद वहां पे गिरफ्तारियों में डंडे भी चले, उधर वाटर कैनन भी आई हुई थी। उसकी क्या वजह थी? भाई ये कौन सा पुरअमन है जिस पुरअमन के अंदर आप मुल्क की जड़ों को हिला के रख दें, मुल्क की जड़ों को खोखला कर दे, आप उसको पुरअमन कहते हैं? जिसके अंदर आप नारे लगाते हैं, उस नारों में आप कौन सी ज़बान बोलते हैं? कभी आपने सुना इनसे किस किस्म की ये ज़बान बोलते हैं? किसको बख्शते हैं ये? और जिस तरह की ये इनकी जहरीत है, इंतशार फैलाने वाली, मुल्क के अंदर आग लगाने वाली, ये बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है मैडम ने कहा है कि हाँ पुरअमन एहतजाज इनका हक है, जब तक ये पुरअमन रहेंगे ये बिल्कुल एहतजाज करें। आप देखिए मैडम ने जिस दिन इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर का, मैडम इलेक्शन जीत के क्या उन्होंने कहा? मैडम ने कहा जितनी चीफ मिनिस्टर मैं ट्रेनी बेंचेस की हूँ उतनी ही चीफ मिनिस्टर मैं अपोजिशन की हूँ। और फिर उठ के चल के अपोजिशन के पास गई कि हम चाहते हैं कि मिलकर जमहूरी रवायत चोर के नारे और वो पूरा जो टैबलो पेश हुआ था वो भी तो था ना सर साथ। ये दो चीजें मुतजाद। तो भाई घड़ी चोर हम गलत तो नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे भाई घड़ी चोर, तो इस वक्त अदालत में जाए ना तो घड़ी चोर है तो घड़ी चोर उसी की, ये पीपा चोर कही है, घड़ी चोर है तो घड़ी चोर है ना, अब क्या करें उसका, मैं तो नाम नहीं बदल सकता। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ओथ टेकिंग, और ये ऑन द फर्स्ट डे देखिए बात सुने, हमारे भी वर्कर्स है, बात सुनिए ना मेरी बात, हमारे भी वर्कर्स है, हमारी भी जमात है, हमारे लोगों के भी अंदर जज्बात है। जब आप एक पार्टी को दीवार के साथ लगा दे, आप उसकी टॉप लीडरशिप को जेलों के अंदर डाल दे, बीबी मरीम के साथ इन्होंने किस किस्म के जुल्म और सितम किए, बाप के सामने अपने बेटी को गिरफ्तार कर लिया, क्या जुल्म था? आप फिर अदालतों में लेके भी कुछ नहीं आ सके। आपने 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल हमारे लीडर्स को आपने जेलों के अंदर डाला,
सबूत आपके पास कुछ नहीं था, वही लफाजी क्या था, आपने अमेरिका के अंदर खड़े होके वही जो आपकी इंतकाम की सियासत है, मैं वापस जाऊंगा, सर जिन्होंने किया उनको एसी उतार ज़ूरे वाला अरोड़ा साहब, चलें दुरुस्त हो गई बातें, वो सर जिन्होंने किया है अदालतें उनको देना सजाएं, और जो बंदे उसके पीछे जो थे मास्टरमाइंड्स थे जिनका खुद आपकी पार्टी बता चुकी है उनके खिलाफ करें ना फिर कार्रवाई शुरू। एक सियासतदान तो नहीं था ये सब कुछ कर रहा है, ये अगर अदालतें यूं कर रही थी तो ये कौन कर रहा था आप भी जानते हैं। सबका एहतसाब होना चाहिए। और हमने देखिए बीबी मरियम साहिबा ने जब भी बात की खुल के बात की और वो बड़ी ब्लंट होकर बात कर दी। उन्होंने जब कहा था कि तराजू का पलड़ा बराबर नहीं है, तराजू के पलड़े के बराबर होने की बात की थी, तो हमने बात की थी जब हमारे साथ ज्यादती हो रही थी, हमने कहा था तराजू का पलड़ा बराबर नहीं है, तो हमने तो खुल के हमने तो हर महाज पे जाके लड़ी। हमने कौन से महाज पे जाके नहीं लड़ी, बीबी मरियम ने कौन से महाज पे जाके बात नहीं की, नहीं मान भी ली गई सर, वो उनकी जो उनका उनकी मान भी है ना बात, तराजू के पलड़े बराबर बल्कि काफी ज्यादा बराबर की। इंतशार की सियासत करते हैं ये लोग, मुल्क के अंदर बदअमनी को फरोग देते हैं। इन लोगों का एक हिडन एजेंडा है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देना। आप ये इनसे पूछिए ना कि जब चाइनीज प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान तशरीफ लानी थी, सीपैक का प्रोजेक्ट देना था और बहुत सर इसको अरोड़ा साहब इसको हम मुझे बताइए कि ये जो 2-2.5 करोड़ वोट इस दफा मिले हैं इन इंतशार पसंद लोगों को, इन दहशतगर्दों को बकौल आपकी जमात के, ये सारे के सारे फिर इसका मतलब है पाकिस्तान की बहुत बड़ी बहुत साइजेबल नंबर है, 2.5-3 करोड़ लोग जो है वो इंतशार पसंद है, दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है, गद्दार है। मैं उनको नहीं कह रहा, लेकिन वो 2-2.5 करोड़ वोट में से कुछ तो हमने जो 16 महीने जो इनका किया धरा था उसका खमियाजा हमने भुगता है। वो अगर हम फैसला ना करते तो आज ये मुल्क डिफॉल्ट होता, आज इस मुल्क के अंदर बदअमनी होती, आज इस मुल्क के ऊपर वो लोग जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट जो इस मुल्क को तबाह करना होता देख रहे थे, खुदा न खास्ता उनकी ख्वाहिशत पूरी होती। हमने उन 16 महीनों की जो हुकूमत थी, वो जो कड़वी गोली हमने निकली, हमें हमें उसका फेस करना पड़ा। हम बार बार कह रहे थे कि हमारा जो पोलिटिकल कोलैटरल है हम उसका नुकसान उठाएंगे। हमने वो तो हो गया ना, लेकिन सर आगे जिन्होंने वोट दे दिए अब उनका देखें, अवाम क्या जो वो ताकत का सरचश्मा है, अवाम कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन उन लोगों को हम इंतशार पसंद कह रहे हैं ना। नाराज था जो हमारे लोग थे जो महंगाई की वजह से नाराज थे, उन्होंने अपनी नाराजगी के साथ किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया। और अब हम अपनी जो पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, हम यही कह रहे हैं आए मिल के बैठ के, यहाँ पे सबने सियासत करनी, सबका हक है सियासत करना। आज हम में कल कोई और रहेगा, आए मिल के बैठ के इस मुल्क को इस भंवर से निकालें। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल ये होना चाहिए और यूं ही होना चाहिए, मतलब मिल बैठ के आगे चलना चाहिए। लेकिन वो जो तुर्श तुंदो तेज बयान दोनों तरफ से, और फिर खास तौर पे आप व्हेन यू आर इन पोजीशन ऑफ पावर, और इस तरह के बयान आप अगले को कार्टून नेटवर्क कह दें, आप अगले को दहशतगर्द इंतशार पसंद कह दें, तो फिर वो आगे बात बढ़ेगी नहीं ना। हम उम्मीद करते हैं कि मामला आगे बेहतर हो। बहुत शुक्रिया रोमेश सिंह अरोड़ा साहब ने अपना वक्त कीमती, और उसके अलावा आज एंड में यहाँ पे करूँगा प्रोग्राम के नेशनल असेंबली के अंदर जब इसी मुद्दे पर बात हो रही थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वहाँ पर उमर अयूब साहब ने, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ये भी आज बात बताई कि अदालत का हुक्म है, बार बार अदालत ने ये कहा कि मिलने दिया जाए बानी तहरीक इंसाफ के साथ लीडरशिप को, लेकिन आज फिर नहीं मिलने दिया गया, अदालत के हुक्म के बावजूद नहीं मिलने दिया। क्या जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं वो कानून से ऊपर हैं, वो आइन से ऊपर हैं, वो अदालत से ऊपर है? और यही मामला बहुत सारे और रेल्म्स के अंदर भी, बहुत सारे और सफेयर्स के अंदर भी मुल्क के अंदर हमें नजर आ रहा है। ये सूरत हाल बेहतर होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना सिर्फ ये कह देने से कि चलें जी मूव फॉरवर्ड, दफा करो मिट्टी पाओ, आगे चलो, होगा नहीं ना, फिर कुछ नुकसान ही है उसका। एनीवेज आज का प्रोग्राम खत्म है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कल इंशाल्लाह आपसे फिर इसी टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।